अविनाश कहता है, मुझे लगता है मनोज कि यहाँ कुछ है। इंस्पेक्टर मनोज तुरंत अपने कांस्टेबल को वहाँ खुदाई करने का आदेश देता है। करीब 5 फीट खोदने के बाद उनको एक लाश दिखाई देती है। उसकी कद काठी और उम्र वही लगती है जो करीब करीब चंदू की थी। लाश सड़ गई है, पर फिर भी मुझे लगता है कि यह लाश चंदू की है। उसके बदन पर नाइट सूट है, जैसा कि चंदू की मां ने बयान में कहा था। मनोज, तुरंत इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए और इसकी मां और उसके दोस्त साहिल को भी सूचना भिजवा दीजिए कि वह थाने में आकर के सुबह डेड बॉडी को ले ले। थोड़ी देर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट आकर के अविनाश से कहता है, सर पूरे घर में कहीं निशान नहीं है। लगता है किसी ने बहुत अच्छे तरीके से सफाई की है और जो निशान हमें मिले भी हैं वो काफ़ी घुल मिल गए। ठीक है, आओ मनोज घर की एक बार तलाशी ले लेते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ घर की तलाशी में कुछ नहीं मिलता है। इंस्पेक्टर मनोज बोलता है, मुझे तो लगता है अविनाश सुबोध अपनी कार के साथ फरार है। देखो उसकी कार भी कहीं नजर नहीं आ रही है। 11 जून से सुबोध का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। एक का कत्ल हो गया है और दूसरा फरार है। अविनाश ने कहा, यह संभावना भी हो सकती है। मैं सोचता हूँ चलने से पहले एक बार चंदू के रूम की तलाशी ले ली जाए। चंदू की मौत की खबर उसकी माँ तक पहुँच चुकी थी। उसकी माँ इस सदमे से बेहोश थी। थोड़े ही समय में अविनाश चंदू के रूम की तलाशी लेकर के वापस आ जाता है। वे सब लोग चंदू के घर से वापस चले जाते हैं। रास्ते में मनोज अविनाश से पूछता है, अविनाश आपको चंदू के रूम की तलाशी में कुछ मिला कि या नहीं? सिर्फ 2 चीज़ें मिली। एक उसका मोबाइल मिला और दूसरा फार्म हाउस की चाबी मिली। क्योंकि चंदू उसका केयर टेकर था इसलिए चाबी होना उसके पास स्वाभाविक है। लेकिन ये दोनों ही चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। चलिए वापस चलते हैं। सुबह आप हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बता दीजिएगा और डेड बॉडी चंदू की मां को सौंप दीजिएगा। इंस्पेक्टर मनोज को छोड़कर अविनाश और राजू आगे रवाना हो जाते हैं। राजू, एक संभावना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनाली को ले जाते चंदू का संबंध सोनाली से हो गया हो और इसी गुस्से में सुबोध ने चंदू का कत्ल कर दिया हो। हालांकि बात कुछ जम नहीं रही है, लेकिन सर सोनाली के संबंध तो उसके छोटे भाई सुशांत से भी हैं। यार राजू, कातिल हम क्या खाक ढूंढेंगे? हमें तो अभी तक कत्ल का मकसद ही नहीं पता है। चलो कल देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। लेकिन सर कम से कम फार्म हाउस की तलाशी लेने से हमें चंदू की लाश तो बरामद हो गई। नहीं तो अभी तक हम यही मान पड़े थे कि चंदू सुबोध के साथ कहीं भाग गया है। राजू, सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी अगर यह सुबोध मिल जाए तो। चलो राजू, अभी घर चलते हैं। कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से इस केस को नए नजरिए से देखेंगे। दूसरे दिन करीब 12 बजे इंस्पेक्टर मनोज ने अविनाश को फोन करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जानकारी दी। मनोज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है? जिस समय चंदू की हत्या हुई उस समय उसने बहुत ही ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे में उसकी दम घुटने से मौत हो गई। ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी ने नशे की हालत में मुंह और नाक पर कुछ रख दिया था, जैसे कोई तकिया हो या तौलिया हो, और दम घुटने की वजह से ही उसकी मौत हो गई। अच्छा, मौत का समय और दिन क्या था? 11 जून को करीब रात के 11 बजे के आसपास। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अविनाश ने नीतू और राजू को अपने कैबिन में बुला लिया और उन्हें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी। नीतू ने कहा, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ भी जाहिर नहीं होता है। नशे की हालत में चंदू की दम घुटने से मौत हो गई, दैट्स इट। तब तक राजू बोला, सर मैं इसमें कुछ बोलूं? हाँ राजू बोलो। सर हो सकता है कि चंदू की हत्या करने के बाद, मेरा मतलब है 11 जून के बाद सुबोध ठाकुर फरार हो गया। पर सर आप सोचो, क्या सुबोध इतना बेवकूफ है कि वो चंदू की लाश को अपने फार्म हाउस के लॉन में गाड़ेगा? वो चंदू की लाश को कहीं भी फेंक सकता है। नीतू बोली, राजू ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने चंदू की हत्या खुद ना की हो, किसी और से करवाई हो। जो भी बात हो, पर वो किसी भी सूरत में लाश को अपने लॉन में गाड़ने का खतरा तो नहीं लेगा। अविनाश बोला, नीतू मुझे राजू की बात में दम नजर आ रहा है। नीतू बोली, सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चंदू की तरह सुबोध की भी किसी ने हत्या कर दी हो और हम गलत दिशा में भटक रहे हो? राजू, क्या बात है नीतू, आजकल बड़े सुझाव दे रही हो। अरे ये सर की संगति का असर लग रहा है। अविनाश बोला, अच्छा नीतू चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं कि सुबोध की ठाकुर की हत्या भी हो गई है। उसकी हत्या से सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा? राजू ने कहा, जहाँ तक मेरा ख्याल है सर, सबसे ज्यादा फायदा उसकी बीवी रीमा को पहुंचेगा। उसके बाद सारे जायदाद की मालकिन वह अकेले हो जाएगी। दूसरा उसके छोटे भाई सुशांत ठाकुर को पहुंचेगा। और सोनाली के बारे में तुम लोग का क्या विचार है? नीतू बोली, सर सोनाली बाजारू किस्म की औरत है। सुबोध के मरने से उसे क्या फायदा हो सकता है? मेरे ख्याल से सुबोध के जीवित रहने में ही उसका फायदा है।
लेकिन तुम एक बात भूल रहे हो कि उसके नाजायज संबंध सुबोध से ही नहीं है, उसके संबंध और भी लोगों से हैं। हो सकता है यह औरत के चक्कर में हत्या हो। आजकल ज्यादा यही सुनने में आता है। यदि सुबोध ठाकुर की हत्या हुई है तो तुम सोनाली को भी अपने शक के दायरे से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारी यह बात सही है कि अभी हमें सीधे सोनाली को फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतू बोली, सर सुबोध बहुत पैसे वाला आदमी है, कहीं इस पैसे के चक्कर में तो उसकी हत्या नहीं हो गई। अविनाश बोला, एक काम करते हैं, इंस्पेक्टर मनोज की मदद से हम सब के पिछले 1 महीने के अकाउंट डिटेल को चेक करते हैं। नीतू बोली, यह काम हमको पहले कर लेना चाहिए था सर। अविनाश तुरंत इंस्पेक्टर मनोज को फोन लगाता है। मनोज यार, मुझे तुम्हारी फिर से मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ इस केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सुबोध, सुशांत, रीमा, चंदू, साहिल और सोनाली, सभी के पिछले 1 महीने की बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल्स मिल सकती है क्या? ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ। जितनी जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगा उतना ही अच्छा रहेगा। फोन रखने के बाद अविनाश तुरंत फोन रीमा को मिला देता है। रीमा जी, आपके कॉल रिकॉर्ड्स में एक नंबर है अमन का। अमन जिससे आपकी लगातार बात होती है। आप बताने का कष्ट करेंगी ये अमन कौन है? अमन मेरा बॉयफ्रेंड है। अमन ही मेरा सब कुछ है। आपको पता लग गया कि मैं और खुलकर बताऊं? नहीं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, अमन क्या काम करता है? उसका अपना मोटर गैराज है। उसके पास सुबोध इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है। वो मुझे प्यार देता है, इज्जत देता है। मैं अमन के साथ ही रहूंगी, सुबोध मुझे तलाक दे या ना दे। आपको सुबोध की कोई खबर मिली? नहीं, ना ही मैं जानती हूँ और ना मैं जानना चाहती हूँ। आपको पता है रीमा जी, आपके पति के केयरटेकर चंदू की लाश आपके फार्म हाउस से ही बरामद हुई है। नहीं, मैं तो आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। क्या लगता है आपको किसने चंदू का कत्ल किया होगा? मुझे क्या पता चंदू का कत्ल किसने किया होगा। यह पता लगाना आपका काम है, पता लगाइए। वह तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल यदि सुबोध की कोई खबर मिले तो हमें तुरंत फोन कीजिएगा। फोन रखने के बाद अविनाश सोच में पड़ जाता है। कुछ भी कहो राजू, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। राजू, नीतू, तुम लोग जाओ, बैंक अकाउंट डिटेल आने के बाद फिर कुछ सोचते हैं। दोनों के जाने के बाद अविनाश आंख बंद कर कुछ सोचने लगता है। आखिर में सुबोध गया कहाँ? कहीं वाकई में उसकी भी हत्या? नहीं। इसके बाद अविनाश उठ करके मनोज के पास चला जाता है। क्या हुआ अविनाश, यहाँ कैसे? यार, जब तक हमें सुबोध का पता नहीं लगेगा बहुत ही मुश्किल है कि हम यह पता लगा सके कि चंदू की हत्या किसने की। सुबोध काफी दिन से गायब है, पर उसकी चिंता ना उसके भाई को है, ना ही उसकी चिंता उसके बीवी को है, ना उसकी चिंता उसके प्रेमिका को है। मनोज, मैं चाहता हूँ कि सराय रानी से लेकर के आजमनगर तक के आसपास तुम पता करवाओ कि क्या कहीं कोई लाश बरामद हुई है या उसकी कार दिखाई दी हो। ठीक है, मैं अभी अपने कुछ खबरियों को इस काम पे लगा देता हूँ और कल तक तुम्हें सबकी अकाउंट डिटेल्स भी मिल जाएगी। इसके बाद अविनाश उठकर अपने घर चला जाता है और शांति से इस केस के बारे में मंथन करता है। दूसरे दिन करीब लंच बाद उसे अकाउंट डिटेल्स फैक्स पर मिलती है। वो, नीतू और राजू तीनों बड़ी बारीकी से अकाउंट डिटेल्स देखने लगते हैं। नीतू कहती है, सर 1 जून को रात को करीब 2 बजे चंदू ने आजमनगर के बलरामपुर इलाके से एटीएम से पैसे विड्रॉ किए। सर, आपने बताया था कि बीच बीच में चंदू रात में कहीं गायब हो जाता था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह आजमनगर जाता था? अविनाश कहता है, नीतू यह तो तुमने बहुत बड़ी बात नोट की है। बलरामपुर एरिया में सिर्फ होटल है। रात को 2 बजे उसने एटीएम से पैसे निकाले हैं तो वह जरूर किसी होटल में जाता होगा, इसकी ज्यादा संभावना है। राजू, तुम चंदू की तस्वीर लेकर जाओ और पता लगाओ कि क्या वो कभी किसी होटल में आता था। उसके बाद नीतू और राजू तुरंत बलरामपुर को चलती है। थोड़ी देर बाद नीतू और राजू बलरामपुर पहुंचते हैं। होटल सर्च करने पर एक होटल का मैनेजर चंदू को पहचान लेता है। होटल का मैनेजर कहता है, चंदू उनके होटल में अक्सर आता है। राजू मैनेजर से 1 जून की सीसीटीवी फुटेज मांगता है। उस फुटेज में देखने पर यह पता लगता है कि चंदू के साथ उस वक्त सोनाली ने होटल में एंटर किया था। तुरंत राजू और नीतू वापस चले आते हैं और अविनाश को सीसीटीवी के बारे में बताते हैं। अविनाश कहता है, एक बात बताओ राजू, चंदू सिर्फ सोनाली के साथ ही उस होटल में जाता था या कोई और लड़की के साथ भी जाता था? ओह सर, इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो जैसे ही सोनाली सीसीटीवी में दिखी हम खुशी से सीधे वापस चले आए। हो सकता है कि चंदू की हत्या में सोनाली के अलावा किसी और लड़की का भी हाथ हो। ऐसा करो, जहां तक संभव हो पिछले 1 महीने के सीसीटीवी रिकॉर्ड तुम होटल से ले लो। होटल का मालिक यदि कोई दिक्कत करे तो मैं अभी इंस्पेक्टर मनोज को फोन कर देता हूँ। तुरंत जाओ और तुरंत सीसीटीवी फुटेज लेके वापस आ जाओ। और राजू थोड़ी देर में दोबारा वापस आ जाता है
फिर वो तीनों मिलकर अपनी साइंस डिटेक्टिव एजेंसी में फुटेज को खंगालने लगते हैं। सीसीटीवी रिकॉर्ड देखने से ये पता चलता है सोनाली के साथ बीच बीच में चंदू सुबोध ठाकुर की पत्नी रीमा के साथ भी होटल में रात बिताने गया है। नीतू बोलती है, सर ये चंदू तो बहुत पहुंचा हुआ निकला। मुझे लगता है सर लड़कियों के शौक ने ही इसकी जान ले ली। तब तक राजू बोला, सर इसमें कोई भी शक नहीं है। सुबोध ने गुस्से में चंदू की हत्या कर दी और अपनी कार लेकर फरार हो गया है। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो वापस आकर सरेंडर कर देगा। और वैसे ही चंदू की हत्या का सबूत तो अभी हमारे पास कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमारे पास मकसद है। राजू एक चीज जान लो, अगर हमें मकसद का पता चल जाता है तो सबूत खुद ब खुद मिल जाएंगे। सबसे पहले सोनाली और रीमा से बात करके देखते हैं। अविनाश तुरंत सोनाली को फोन लगा देता है। हेलो सोनाली जी। हेलो सोनाली जी, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश बोल रहा हूँ, पहचाना मुझे? अरे आपको कैसे भूल सकती हूँ। और बताइए अविनाश साहब कैसे हैं? कुछ खबर लगी सुबोध की? नहीं, सुबोध के बारे में तो खबर नहीं लगी है, लेकिन चंदू से आपकी यारी के बारे में खबर लगी। मैं कुछ समझी नहीं। पता लगा है कि आप चंदू के साथ होटल में काफी रात बिताती थी। अच्छा, किसी के साथ होटल में रात बिताना क्या चोरी है? मैडम चोरी तो नहीं, लेकिन किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना गैर कानूनी है। चंदू की हत्या हो गई है, उसकी लाश भी मिल गई है, और आपने हमें बताना एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि आप उसके साथ होटल में जाकर रंगरेलियां मनाती थी। मैंने यह बात जरूरी नहीं समझी। देखिए, आपको किसी बात का डर था, वैसे आपकी कोई इज्जत तो है नहीं समाज में, फिर किस चीज़ से आप डर रहे थे? देखिए अविनाश जी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैडम सोनाली, आपको जितना पता है बता दीजिए। मुझे पता है आपको सुबोध ठाकुर के बारे में सारी चीज़ें मालूम है कि वह कहाँ है, किसके साथ है। वैसे पुलिस को अपने ढंग से इन चीज़ों को कबलवाना आता है। मैं आपको सही बताती हूँ, माना कि मुझसे गलती हो गई कि चंदू के संबंध को मैंने आपसे छिपाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे इन संबंध के बारे में किसी को पता चले, खास करके सुबोध को। मैं आपसे सच बता रही हूँ, मुझे सुबोध के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे चंदू की हत्या के बारे में भी कुछ पता नहीं है। ठीक है सोनाली जी, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो आप तुरंत मुझे फ़ोन कीजिएगा। इसके बाद तुरंत अविनाश रीमा को फ़ोन लगा देता है। हेलो रीमा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसे याद किया मुझे? मैं देख रहा हूँ कि इतने दिनों से आपके हस्बैंड गायब है और आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे क्यों उनकी फिक्र होने लगी? वैसे भी उनके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन उनका एक चाहने वाला तो मर चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं चंदू की हत्या आपने ही की है? मैं चंदू की हत्या क्यों करने लगी? हो सकता है चंदू आपको ब्लैकमेल कर रहा हो। आप उसके साथ होटल में रात बिताती थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैडम, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। आप पिछले काफ़ी दिनों से उससे होटल मिलने गई हैं। अंतिम बार आप उससे मिलने 6 जून को गई थी, याद है? या मैं वीडियो दिखाऊं? अब हमें यह बताइए कि आप उससे होटल मिलने क्यों जाती थी? आपके और चंदू के बीच क्या पकड़ा था? देखिए, यह बात सही है, मैं चंदू के साथ होटल में रात बिताने जाती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं चंदू को पसंद करती थी। पर आपका बॉयफ्रेंड तो अमन है। देखिए, अमन से मेरी यारी तो अभी 3 महीने पहले हुई है। चंदू से मेरे जिस्मानी संबंध काफ़ी पहले से हैं। पिछले साल जब मैं सुबोध के फार्म हाउस रहने गई थी, उसी समय से हमारे चंदू से संबंध हो गए थे। मेरे सुबोध से कोई खास संबंध नहीं थे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबोध को आपके और चंदू के संबंध की भनक लग गई हो और उसने गुस्से में आकर चंदू की हत्या कर दी हो? आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसको मेरे और चंदू के संबंधों के बारे में पता लग गया हो और वो चंदू की हत्या करके भाग गया हो। पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी मुझे उसके साथ नहीं रहना है, लिहाजा मेरे किससे संबंध हो उससे क्या मतलब। आप सुबोध की ढूंढने की कोशिश कीजिए। चंदू की हत्या की सारी गुत्थी खुद ब खुद सुलझ जाएगी और मुझे उससे तलाक भी चाहिए। आप मुझे सलाह मत दीजिए कि मुझे क्या करना है। अभी मैं फ़ोन रखता हूँ, लेकिन जैसे सुबोध की कोई खबर मिले आप हमें तुरंत इत्तला करेंगी। राजू कहता है, सर आपने सुबोध के छोटे भाई सुशांत को बहुत इग्नोर किया हुआ है। यह भी तो हो सकता है कि सोनाली के चक्कर में उसी ने चंदू को मार दिया हो। नहीं, लेकिन क्यों? सर यह भी तो हो सकता है कि सुशांत ने चंदू का मर्डर कर दिया हो और सुबोध को फंसाने के लिए लाश उसके लॉन में गाड़ दी हो। इस बात में भी दम है। हमारे पास सुशांत के खिलाफ भी तो कोई सबूत नहीं है। लाश तो उनके लॉन से बरामद हुई नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश कुछ देरी विचार करता है और इंस्पेक्टर मनोज को फ़ोन लगा देता है और सारी बातों के बारे में उसको जानकारी दे देता है। अविनाश, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैंने सुबोध और उसके कार की खोज आसपास की, पर उसका कोई भी नामो निशान हमें नहीं मिल रहा है। जब तक सुबोध पकड़ा नहीं जाएगा तब तक चंदू की हत्या की गुत्थी हल नहीं होगी। एक बार मैं सुबोध के फार्म हाउस की तलाशी फिर से लेना चाहता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है अविनाश, जैसा तुम ठीक समझो, और कोई ज़रूरत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। इसके तुरंत बाद अविनाश अपनी कार से सीधे सराय रानी सुबोध ठाकुर के फार्म हाउस पहुंच गया। वह गेट खोल करके अंदर गया। साफ सफाई ना होने के कारण वहां काफी खरपतवार घास फूस इकट्ठा हो गई थी। वो पूरे लॉन की बड़ी बारीकी से तलाशी करने लगा।
तलाशी करते करते वह वहां पर पहुंच गया जहां पर चंदू की लाश मिली थी। चारों तरफ बारीकी से देखने पर उसे एक एटीएम स्लिप लॉन में गिरी दिखाई दी। उसने उसको खोल कर देखा और उसने तुरंत राजू को फोन मिलाया। राजू यार एक बात बताओ, 1 जून को रात में करीब 2 बजे चंदू ने 4,000 रुपए निकाले थे, क्या ये सही है? राजू ने कहा हाँ सर, इसके बारे में आपको पहले से पता है। मैं तो बस कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पर जो एटीएम स्लिप मिली है वो सेम है या कोई और। चलो ये वेरीफाई हो गया कि यह वही एटीएम स्लिप है, लेकिन यहाँ कैसे गिरी है, वो भी चंदू के लाश के पास। अविनाश ने 2 मिनट सोचा और तुरंत इंस्पेक्टर मनोज को फोन लगा दिया। मनोज ऐसा करो, अपने 4 कांस्टेबल के साथ फार्म हाउस पहुंच जाओ। क्यों, क्या हुआ, कोई खास बात? बस तुम पहुंच जाओ यार, जल्दी पहुंचो। तुरंत ही मनोज अपने 4 कांस्टेबल के साथ पहुंच जाता है। अविनाश भाई, मुझे 4 कांस्टेबल के साथ क्यों बुलाया यहाँ पे इतनी जल्दबाजी में? एक काम करो, जिस जगह हमें चंदू की लाश मिली थी अपने कांस्टेबल से कहो उसी जगह खुदाई करनी शुरू करे। करीब उन्होंने 10 फीट गड्ढा खोद दिया पर उन्हें कुछ नहीं मिला। मनोज ने अविनाश से पूछा कि आगे क्या करना है? यहाँ कुछ मिला ही नहीं। अविनाश फिर कुछ सोचता है और कांस्टेबल की हाथ से फव्वारे लेके खुद ही खोदने लगता है। करीब 5 फीट और खोदने के बाद उन्हें एक लाश मिली। लाश को बाहर निकाला गया। लाश काफी सड़ गई थी। अविनाश ने कहा, मनोज मुझे उम्मीद है यह सुबोध ठाकुर की ही लाश है। एक कांस्टेबल ने तब तक आके बोला, सर हमें लाश के साथ 3 और चीजें बरामद हुई है। एक तो छोटी कांच की बोतल है और दूसरा एक जोड़ी सफेद दस्ताने और लाश की पैंट की जेब से एक चाबी। अविनाश ने कहा, मनोज बोतल और दस्ताने पर से फिंगरप्रिंट्स निकलवाने की कोशिश करो। यह भी पता लगाओ कि इस बोतल में क्या है। देखने में तो लग रहा है कि ये पोटेशियम साइनाइड है। और सुबोध की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हमें एक चाबी भी बरामद हुई है, यह इससे फार्म हाउस की चाबी लगती है। फिर भी मैं एक बार खोलकर चेक कर लेता हूँ। वो फार्म हाउस की ही चाबी निकली और चाबी के छल्ले पर ST भी लिखा हुआ था। इसका मतलब अविनाश, यह सुबोध ठाकुर के फार्म हाउस की चाबी है। ठीक है मनोज, यह चाबी तुम अपने पास रख लो और एक काम करो कि कल सुबह 10 बजे के आसपास सुबोध ठाकुर के भाई सुशांत ठाकुर, चंदू का दोस्त साहिल, सुबोध ठाकुर की प्रेमिका सोनाली, उसकी बीवी रीमा और रीमा के बॉयफ्रेंड अमन को कल 10 बजे थाने बुला लो। और हाँ, सबके फिंगरप्रिंट्स लेकर दस्ताने और बोतल पर मिले फिंगरप्रिंट से मिलवा लेना। अविनाश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कातिल का पता लग गया? नहीं यार, कातिल का पता नहीं लगा है, पहले पोस्टमार्टम तो आ जाने दो। मैं तुम लोगों को 11 बजे थाने में मिलूंगा। लेकिन इतने लोगों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो यार? कभी कभी साथ साथ बयान लेने से भी काफी चीजें निकलकर सामने आ जाती हैं। उसके बाद अविनाश वापस अपने घर चला जाता है। वो फोन करके राजू और नीतू को भी थाने 11 बजे बुला लेता है। सुबह 11 बजे सब लोग इंस्पेक्टर मनोज के थाने में उपस्थित रहते हैं। मनोज अविनाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट देता है। अविनाश पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट बड़े ही ध्यान से पढ़ता है। पढ़ने के बाद वो सबसे पहले रीमा की तरफ मुखातिब होता है। रीमा जी, मुझे आपके हस्बैंड का कत्ल का बहुत दुख है। रीमा बोली, मैं सुबोध से तलाक लेना चाहती थी पर कभी भी मेरी ये मंशा नहीं थी कि सुबोध का कत्ल हो जाए। कल रात से मैं काफी सदमे में हूँ। हालांकि हमारे उनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। तब तक सुशांत भी बोलता है, हाँ सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मेरे भैया से रिलेशन कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं कभी यह नहीं चाहता था कि सुबोध इस दुनिया से चला जाए। अविनाश ने आराम से सिगार जलाते हुए कहा, आखिर सुबोध और चंदू की हत्या किसने की है? रीमा जी, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि आपके पति की हत्या चंदू ने की है। सब लोग एकाएक चौंक गए। सोनाली ने कहा, वो कैसे सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि जो साइनाइड की बोतल हमें सुबोध की लाश के पास से बरामद हुई थी, उसी साइनाइड से सुबोध ठाकुर की हत्या हुई है। और जो दस्ताने हमें पाए गए हैं, उस दस्ताने के अंदर वाले हिस्से पर चंदू की उंगलियों के निशान हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि साइनाइड की बोतल थी इसलिए उसने दस्ताने पहनकर रात के खाने में साइनाइड मिला दी थी और खाना खाते ही सुबोध ठाकुर की मौत हो गई। इसके बाद उसने सुबोध ठाकुर की लाश को ले जाकर के जमीन के 15 फुट नीचे गाड़ दिया और लाश गाड़ते वक्त ही मुझे लगता है ये एटीएम स्लिप गिर गई होगी जो मुझे कल लॉन से मिल गई। और सुबोध की हत्या करीब 7 जून को रात के 9 बजे हुई थी। अविनाश तुरंत ही सोनाली की तरफ मुखातिब हुआ। क्यों सोनाली, चंदू से तो तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात थे, वैसे तो तुम्हारे बहुत से लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबोध की हत्या में तुम्हारा हाथ है? तब तक सोनाली बोल पड़ी, लेकिन सुबोध को मार करके मुझे क्या मिलेगा? मैं तो खुद चाहती थी कि सुबोध अपनी पत्नी को तलाक दे और मुझसे शादी कर ले।
कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबोध को चंदू और आपके नाजायज संबंधों के बारे में पता लग गया हो, इसलिए डर के मारे सबसे पहले आपने चंदू से मिलकर के उसका खून करवा दिया। तब तक वह तुरंत रीमा की तरफ मुड़ा। रीमा, शर्म आनी चाहिए आपको। आपके पिछले 1 साल से चंदू के साथ नाजायज संबंध थे और आप होटल में उसके साथ रंगरेलियां मनाने जाती थी। रीमा ने कहा, मैं मानती हूँ कि मेरे चंदू के साथ नाजायज संबंध थे, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और जब पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं फार्म हाउस आई थी, उसी वक्त मैं और चंदू काफी करीब आ चुके थे। सुबोध तो मुझे कभी वक्त देता नहीं था। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैंने क्या गलत किया? अविनाश सुशांत ठाकुर की तरफ मुखातिब हुआ। क्यों सुशांत जी, आप तो चंदू से बहुत छुप छुप के मिलते थे। यह बात हमें साहिल से पता लगी है। तुरंत साहिल बोल पड़ा। सर, मुझे यह नहीं पता है कि इन लोगों के बीच क्या क्या बातें होती थी, पर मैं अक्सर सुशांत जी को चंदू से अकेले में मिलते देखता था। अविनाश ने कहा, सुशांत जी, आप चंदू से अकेले क्यों मिलते थे? सुशांत बोला, बात दरअसल यह है कि मैं भी सोनाली को चाहता था, पर सोनाली सुबोध को पसंद करती थी। मैं चंदू से सोनाली और सुबोध के संबंध के बारे में पूछा करता था। मुझे लगता था कि यदि किसी तरीके से सुबोध और सोनाली का ब्रेकअप हो जाए तो मैं सोनाली से शादी कर लूं। शायद यही समझाने के लिए मैं रीमा से मिलने मुंबई अक्सर जाया करता था कि वो अपने रिश्ते सुबोध से सुधार ले। इसी सिलसिले में मैं करीब 1 महीने पहले भी उसके घर गया था। लेकिन सुशांत जी, मुझे तो यही लग रहा है कि मर्डर में आपका ही हाथ है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जब भी मेरा ध्यान साइनाइड की बोतल पर जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपका ही हाथ है, क्योंकि केमिकल का धंधा आप ही करते हैं। आपके पास साइनाइड आसानी से मिल सकता है, अन्यथा साइनाइड किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सुशांत बोला, ये बात सही है कि मैं केमिकल का धंधा करता हूँ, लेकिन मैंने चंदू को यह बोतल नहीं दी है। तो फिर चंदू को यह बोतल किसने दी है? सोनाली भी तो ब्यूटी पार्लर चलाती है। हो सकता है इसे कहीं से साइनाइड मिल गया हो। मनोज बोलता है, अविनाश, तुम ये पहेलियां ना बुझाओ, यह बताओ कि इन सब में किसका हाथ है? अविनाश कहता है, साहिल, तुम इसके बारे में कुछ बोलोगे? साहिल अचानक ही सकपका गया। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। सुबोध का मर्डर करवाया है उसकी बीवी रीमा ने। तब तक रीमा जोर से चिल्लाने लगी, आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही सुबोध का मर्डर करवाया है? अविनाश ने कहा, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट कहती है कि इस साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान है। मैं कहती हूँ ये निशान मेरे उंगलियों के हो ही नहीं सकते। अविनाश रीमा को रिपोर्ट खोल करके दिखाता है। अब आप हमें यह बताइए कि साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान कैसे आए? रीमा गुस्से में बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, यह निशान कैसे आए? अविनाश कहता है, मैं बताता हूँ ये निशान कैसे आए हैं। सुशांत 1 महीने पहले आपके घर पहुंच गए थे। सुशांत 1 महीने पहले आपके घर मुंबई गए थे। आपने उनके सामान से साइनाइड की बोतल चुरा ली थी। उसी दौरान साइनाइड की बोतल पर आपकी उंगलियों के निशान आ गए। डर के मारे चंदू ने साइनाइड की बोतल को दास्ताने पहनकर प्रयोग किया, क्योंकि उसको डर था कि कहीं साइनाइड उसके शरीर से लग जाएगा तो उसको कहीं हानि न पहुंचा दे। इसी वजह से दस्ताने पहनकर प्रयोग करने के चक्कर में आपके निशान साइनाइड की बोतल पर पड़े ही रह गए और दस्तानों के अंदर वाले हिस्से पर चंदू की उंगलियों के निशान रह गए। 7 जून की रात को उसने आपके कहे अनुसार सुबोध के खाने में साइनाइड मिला दिया। खाना खाते ही तुरंत सुबोध ठाकुर की मौत हो गई। उसने सुबोध ठाकुर की लाश को ले जाकर के 15 फीट नीचे गाड़ दिया। लेकिन इन सब के दौरान चंदू से 2 गलतियां हो गई। पहली यह कि उसने दस्ताना और बोतल दोनों ही लाश के साथ गाड़ दिया, और दूसरी गलती यह हुई कि सुबोध ठाकुर के घर की चाबी उसके जेब में ही पड़ी रहने दी। हो सकता है उसको इसका ध्यान न आया हो। इसके बाद आपके कहे प्लान के मुताबिक 7 जून से 11 जून तक लगातार सुबोध के मोबाइल से आपको फोन करता रहा। यह बात आप ऑलरेडी कबूल कर चुकी हैं कि आपके पास 7 से 11 जून तक लगातार सुबोध के फोन आए। अब आप हमें यह बताइए कि यदि सुबोध 7 जून को रात 9 बजे मर गया था तो उसके मोबाइल से कौन फोन कर रहा था? रहने दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूँ। वह फोन चंदू कर रहा था आपको। आप यह जाहिर करना चाहती थी कि सुबोध चंदू का मर्डर करके फरार हो गया। मैडम, आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है, आपका दिमाग तो काफ़ी तेज है। आपने सुबोध की लाश को 15 फीट नीचे गड़वा दिया। उसके बाद 11 तारीख को रात में आकर आपने चंदू की हत्या कर दी। पहले आपने उसे दारू पिलाई, फिर तकिया से दबाकर आपने उसकी हत्या कर दी, और ठीक उसी जगह ले जाकर 5 फीट नीचे आपने चंदू की लाश को गाड़ दिया। मतलब लाश के नीचे लाश। आपको पता था कि जब भी हम स्निफर डॉग से फार्म हाउस को सर्च करेंगे तो उन्हें चंदू की लाश मिल जाएगी। अब दोबारा तो कोई
2-4 दिन बाद उस फार्म हाउस की तलाशी लेगा नहीं, क्योंकि पुलिस तो पहले ही तलाशी ले चुकी होगी। जब मैंने फार्म हाउस की कल दोबारा तलाशी लिया और मुझे एटीएम स्लिप मिली, तब मुझे कुछ माजरा समझ में आने लगा। यही कारण है सोनाली जी कि जब आपने 7 जून से 11 जून के बीच सुबोध के मोबाइल पर फ़ोन किया था तो चंदू ही आपसे बात कर रहा था, क्योंकि सुबोध तो पहले ही मर चुका था। रीमा जी, अब मैं आपको आपकी सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। फार्म हाउस की सिर्फ 3 ही चाबी है। जब हम सब पहले दिन फार्म हाउस में घुसे थे तो वह फार्म हाउस लॉक पड़ा था। अब आप हमें यह बताइए कि सुबोध की चाबी उसके पैंट से मिली, एक चाबी चंदू के घर में मौजूद थी, तीसरी चाबी आपने मुझे दे दी थी। जिस रात चंदू की हत्या हुई, चंदू फार्म हाउस की चाबी अपने घर छोड़ आया था। सुबोध की चाबी उसके जेब में पड़ी थी। तो वह फार्म हाउस चंदू की हत्या करने के बाद किसने लॉक किया? वह फार्म हाउस आपने लॉक किया था। यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। जब मुझे सुबोध की चाबी उसके जेब से मिली तब मैं कंफर्म हो गया था कि हत्या में आपका ही इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप घर खुला छोड़ देती तो हो सकता था कि यह मर्डर किसी अजनबी पर चला जाता। सुबोध और चंदू के मर्डर में आपका हाथ है और हमारे पास पर्याप्त सबूत है। अब आप हमें यह बताइए कि चंदू ने सुबोध का मर्डर क्यों किया? रीमा तब तक पसीने पसीने हो गई थी। उसने एक गिलास पानी पिया और बोलना स्टार्ट किया और बोली, सुबोध मुझ पर बार बार यह दबाव बना रहे थे कि मैं उन्हें डिवोर्स दे दूं, पर मुझे कुछ भी रकम देने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे मेरी अपनी जिंदगी भी खराब हो रही थी। फिर मुझे अचानक एक प्लान सूझा। 1 साल पहले मैं जब इस फार्म हाउस में सुबोध के साथ रहने आई थी, तभी मैंने इस मर्डर की प्लानिंग कर दी थी। मैंने चंदू को अपने कब्जे में कर लिया, उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाकर। चंदू मेरा दीवाना हो गया था। हम होटल में रात गुजारने लगे और मैंने चंदू को यह समझा दिया कि सुबोध की हत्या के बाद मैं उससे शादी करूंगा। वो मेरे झांसे में आ गया। हमारे बीच एक शर्त थी कि हम मोबाइल से आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। जब सुशांत मेरे घर आया तो वहां से मैंने साइनाइड की बोतल निकाल करके चंदू को दे दी। प्लान के मुताबिक 7 जून को चंदू ने सुबोध की हत्या करके उसकी लाश को लॉन में गाड़ दिया और उसकी हत्या के बाद सुबोध बनकर उसके मोबाइल से मुझे फ़ोन करता रहा। मुझे यह पता था कि चंदू मेरे लिए कभी भी खतरा बन सकता है, क्योंकि मुझे चंदू से शादी करनी ही नहीं थी। मुझे तो अमन से शादी करनी थी। 11 जून की रात चंदू को बुलाकर मैंने खूब दारू पिलाई और उसके बाद तकिए से दबा करके उसका खून कर दिया और उसकी लाश को ले जा करके उसी जगह पर गाड़ दिया। मुझे यह उम्मीद थी कि सुबोध की लाश पुलिस कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। तब तक मनोज बोला, लेकिन रीमा जी, यह काम आपके अकेले बस का नहीं है, इसमें ज़रूर आपके साथ कोई और रहा होगा। अविनाश बोला, मनोज, रीमा के बॉयफ्रेंड अमन को जरा ले जाकर 3rd डिग्री तो दो, यह बोलेगा कि यह मर्डर में शामिल था कि नहीं। अमन का डर के मारे बुरा हाल हो गया। मैं सब कबूलने के लिए तैयार हूँ, मैंने ही कत्ल में रीमा का साथ दिया था। अविनाश बोला, मुझे पता था बेटा कि वह तुम ही हो, मोटर गैराज के मालिक। इसने सुबोध की कार ले जा करके मोटर गैराज में खोल दी, इसीलिए गाड़ी का अस्तित्व हमें काफी दूर दूर तक नहीं मिल रहा था। नीतू बोली, बाप रे बाप, इतनी भयंकर साजिश चल रही थी, इसका तो हमें अंदाजा भी नहीं था। अविनाश बोला, जब तक लाश नहीं मिलती है तब तक कातिल को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। यह बात सही थी कि अगर मैं दोबारा फार्म हाउस पर सबूत ढूंढने नहीं गया होता और मुझे एटीएम स्लिप नहीं मिली होती तो मैं भी कभी यह अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि लाश के नीचे लाश गड़ी हो सकती है। राजू बोला, लेकिन सर आपने यह अंदाज़ा लगाया कैसे कि लाश के नीचे लाश हो सकती है? जब चंदू की हत्या हुई उसने नाइट ड्रेस पहन रखा था, एटीएम स्लिप नाइट ड्रेस में वह कैसे रखेगा? लाश को छुपाते वक्त वह एटीएम स्लिप गलती से उसकी जेब से गिर गई होगी। अब कोई अहम चीज गिरी होती तो वह उसको ढूंढने की कोशिश भी करता। इसलिए मेरा अंदाजा बार बार यह हो रहा था कि हो न हो यह लाश छुपाते वक्त ही गिरी होगी। स्निफर डॉग्स पूरे लॉन में सिर्फ एक ही जगह भौंका था, बस इसी सब से एक अंदाजा लगाया मैंने। सुशांत जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुबोध की प्रेमिका और सारी जायदाद के अब आप इकलौते वारिस हैं। सर, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं सोनाली को जरूर चाहता था, लेकिन मैं कभी यह नहीं चाहता था कि सुबोध की मृत्यु हो जाए। अमा रहने दीजिए, आप क्या चाहते थे वह तो अब आप या भगवान ही जानता है। फिलहाल अभी सब कुछ आपका है। चलो राजू, नीतू, हम वापस एजेंसी चलते हैं। बाय मनोज यार, थैंक यू सो मच।